वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है बेसिक्स ऑफ आरडीटी पार्ट 1 डीएनए पॉलीमरेज 1। आप सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने लास्ट टर्न पे इम्यूनोलॉजी के ऊपर एक लेक्चर सीरीज शुरू की थी और सडनली हम आरडीटी को क्यों टच कर रहे हैं। तो मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि सर आरडीटी जो है वो नेक्स्ट जो हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक है आफ्टर बायो प्रोसेस, तो इसलिए आरडीटी को भी साथ में अगर हम साइमल्टेनियसली पढ़ाते चलें तो सबके लिए बेहतर होगा। मुझे नहीं पता कि मैं कितना कोर्स कंप्लीट करवा पाऊंगा, बट अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि मैक्सिमम चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम कवर कर सकें। तो उसी प्रोसेस में आज हम लोग बात करने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो एंजाइम्स की आवश्यकता होती है उनसे शुरुआत करेंगे और धीमे धीमे करके आरडीटी के कोर प्रोसेस की तरफ बढ़ते चलेंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि उन चीज़ों को टारगेट करें जो गेट या नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तो गेट एग्ज़ाम जो है 13 फरवरी को, उसके लिए जो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको लेकर के साथ में चलेंगे अभी। ठीक है, तो आज शुरुआत करने वाले हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम से। देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से सब यूनिट्स हैं और उसकी कौन कौन सी खास प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठ के आते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये डीएनए पॉलीमरेज 1 की जो बात कर रहे हैं वो कहाँ पाया जाता है या उसकी लोकेशन क्या है। तो समझने का प्रयास करिएगा कि डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज है, प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक, यूकैरियोटिक नहीं है, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एक रोल है एक्सिजन ऑफ प्राइमर्स में। अब आपको पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में जिसका योगदान होता है, जो रेप्लिकेशन करवाता है, वो बिना प्राइमर के आगे बढ़ नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता भाई? उसके पास 3 प्राइम OH एंड होना चाहिए, ताकि 3 प्राइम OH एंड से वो आगे सिंथेसाइज करना शुरू करता है। जब तक इसके पास 3 प्राइम OH एंड नहीं है तब तक इसको ये एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आरएनए प्राइमर लग गया आकर के और उसको एक्सटेंड करना शुरू किया तो ये आरएनए प्राइमर को रिमूव भी तो करना पड़ेगा। रिमूव कौन करेगा? तो उस आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का काम कौन करता है? आपका डीएनए पॉलीमरेज 1 इस प्राइमर को रिमूव कर देता है। तो जैसे जैसे भी आगे बढ़ेंगे आपको और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। दूसरी चीज क्या करता है कि गैप फिल कर देता है। अब अगर सोचिए कि एक, अगर मैं इस यहाँ पे अगर एक स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, सपोज करिए ये एक स्ट्रैंड था जिसका हम लोगों ने रेप्लिकेशन करवाया था। इस स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन करवाया, मान लीजिए यहाँ पे प्राइमर लगा हुआ था, यहाँ पे प्राइमर लगा हुआ था, यहाँ पे प्राइमर लगा हुआ था। तो जब ये प्राइमर हट जाएगा तो ये स्ट्रैंड तो सिंथेसाइज हो चुका होगा, यहाँ तक ये स्ट्रैंड भी यहाँ तक सिंथेसाइज हो चुका होगा, यहाँ पे गैप होगा, उस आरएनए की वजह से गैप हो रहा होगा। अब इस आरएनए प्राइमर का जो जब रिमूव करा इसने डीएनए पॉलीमरेज 1 ने, तो यहाँ पे जो गैप है उसको कौन भरेगा? उसको भरने के लिए भी फिलिंग ऑफ गैप्स की एबिलिटी भी किसके पास है? डीएनए पॉलीमरेज 1 के ही पास है। तो ये याद रखिएगा, प्राइमर को हटाना, यहाँ पे जो प्राइमर पाया जा रहा था इन प्राइमर्स को रिमूव भी कर सकता है। यहाँ पे इस तरीके से अगर हम कहें कि ये जो प्राइमर्स पाए जा रहे थे इन प्राइमर्स को रिमूव भी कर सकता है, और साथ ही साथ क्या कर सकता है, जो प्राइमर्स रिमूव किए उनको जो गैप बन रहा है उस गैप को फिल भी कर सकता है। तो ये दो चीजें हो गई। ये तो छोटी छोटी बातें होंगी, अभी इनके बारे में डिटेल में हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो शुरू करते हैं आपकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है डीएनए पॉलीमरेज 1 का। डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है? पहली चीज तो ये समझ में आ रही होगी कि डीएनए पॉलीमरेज है तो जाहिर सी बात है कि वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होगा, यानी कि उसके अंदर एबिलिटी है, जनरल एबिलिटी क्या है कि डीएनए से डीएनए को सिंथेसाइज कर लेगा। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, यानी कि अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए का है तो उसी टेम्पलेट स्ट्रैंड से वो दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो डीएनए ही बना लेगा। इसी को बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये काम आपके डीएनए पॉलीमरेज 1 का भी है। पाया कहां से जाता है या एक्सट्रैक्ट कहां से किया जा सकता है, निकाला कहां से जाता है? तो पहले पॉइंट पे हमने कह दिया था कि प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। तो अगर प्रोकैरियोटिक है तो ई कोलाई के अंदर से
इसको निकाला जा सकता है, इकोलाई के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो सिंगल चेन प्रोटीन है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसके अंदर बड़े सारे कई सारी चेन्स पाई जा रही हो, अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से नहीं है, वो सिंगल चेन का बना हुआ है। डीएनए पॉलीमरेज सिंगल चेन का बना हुआ है, ये याद रखिएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने यहाँ पे बताया कि 109 किलो डाल्टन का इसका मॉलिक्यूलर वेट है। और कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 928 अमाइनो एसिड्स का रेजिड्यूज जुड़े हुए हैं आपस में इसको बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 को। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस 928 अमाइनो एसिड रेजिड्यू जो है वो सिर्फ एक ही काम नहीं कर रहे हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में जो 928 अमाइनो एसिड्स जो होंगे, इनके अमाइनो एसिड्स डिफाइंड है कि वो क्या काम करेंगे। तो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो क्लियर होता चला जाएगा आपको। तो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि अक्सर इन तीनों प्रॉपर्टीज के ऊपर कई बार गेट में और नेट में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखते हैं कि 3 एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज हैं आपके डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास। तो सर्वगुण संपन्न टाइप का जैसे एंजाइम होगा ना, तो वही ये एंजाइम है। उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज कही जाएंगी, जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर पाई जाएंगी, इस डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम के अंदर पाई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज। तो ये तो सभी डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात कर लीजिए, 2 की बात कर लीजिए, 3 की बात कर लीजिए, सभी डीएनए पॉलीमरेज के अंदर ये एक्टिविटी पाई जाती है। यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज, आपको पता होगा कि एक जब भी रेप्लिकेशन होता है या नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है, जब भी रेप्लिकेशन या नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है, तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। सपोज करिए ये अगर स्ट्रैंड है, इसका डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा इसके अगेंस्ट वो इस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में बनना शुरू होगा। भाई अगर इसको हम एक प्राइमर मान लें, तो प्राइमर के साथ क्या होता है? यहाँ पे जुड़ा होगा 3 प्राइम OH एंड। अब इसी 3 प्राइम OH एंड से नए नए डीएनटीपीज आकर के जुड़ते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। किसके जरिए? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए आगे बढ़ते चले जाएंगे। और कुछ समय बाद ये जो स्ट्रैंड है वो इतना बड़ा हो चुका होगा, इस डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते। तो ये काम कौन करवा सकता है भाई? ये काम आपका डीएनए पॉलीमरेज 1 करवा सकता है। ठीक, डीएनए पॉलीमरेज 1 ये काम करवा सकता है। अब कौन कौन से अमाइनो एसिड्स जो हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? जब याद करिएगा कि हमने टोटल बोला है 928 अमाइनो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं। टोटल 928 अमाइनो एसिड्स इस डीएनए पॉलीमरेज 1 में हैं। ये काम 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज वाला जो काम है, ये 521 से 928 जो अमाइनो एसिड्स का रीजन है वो ये काम कर लेता है। इसमें क्या हो रहा है मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि एडिशन ऑफ डीएनटीपी टू द 3 प्राइम OH एंड, 3 प्राइम OH एंड पे नया डीएनटीपी ला करके जोड़ते जाएगा और डीएनए के स्ट्रैंड को आगे बढ़ाता चला जाएगा। तो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, चाहे प्राइमर डीएनए हो चाहे प्राइमर आरएनए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हर जगह नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आरएनए प्राइमर को ही ये एक्सटेंड करे, डीएनए पॉलीमर को भी एक्सटेंड कर सकते, डीएनए प्राइमर को भी एक्सटेंड कर सकता है और आरएनए प्राइमर को भी एक्सटेंड कर सकता है ये। अब इसकी खास बात क्या है? बिना Mg2+ एंजाइम के काम नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर Mg2+ एंजाइम ना दें या बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन दे दें या बहुत कम कंसंट्रेशन दे दें तो क्या हो जाता है? अक्सर Mg2+, अगर आपने पीसीआर के समय अगर आपने देखा होगा वो लेक्चर ध्यान से, तो Mg2+ का कम कंसंट्रेशन या ज्यादा कंसंट्रेशन अगर आप दे देंगे तो डीएनए पॉलीमरेज जो टैक पॉलीमरेज होता है वहां पे वो क्या कर देता है? वो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग शो करने लग जाता है। बहरहाल यहाँ पे हम उतना डिटेल में अभी नहीं जाना है हमें। हम यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि Mg2+ जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एंजाइम की एक्टिविटी पे। बेसिकली ये करता क्या होगा, क्योंकि जो डीएनटीपीज आ रहे हैं वो उसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, नेगेटिवली चार्ज है, तो Mg2+ बेसिकली चार्ज को बैलेंस करने का काम करता है, ताकि आसानी से जो एक्टिव साइट है उसके ऊपर आसानी से आकर के आपका नया डीएनटीपी आकर के जुड़े और एक नया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाए। बस एक चीज और ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो
टोटली मेमोरी बेस्ड होते हैं, जैसे कि इसके एक्टिव साइट के अंदर कौन से रेजिड्यूज पाए जाते हैं या कौन सा अमाइनो एसिड पाया जाता है। तो याद रखिएगा एस्पार्टिक एसिड के 3 रेजिड्यूज इसके एक्टिव साइट के अंदर पाए जाते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी कैसी है इस डीएनए पॉलीमरेज 1 की। देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी हर डीएनए या आरएनए पॉलीमरेज के अंदर होगी ही होगी, तो ये चीज तो कॉमन है। बस इसकी जो आगे की 2 एक्टिविटीज हैं वो उस पर ध्यान रखेंगे, वो देखते हैं क्या क्या है। तो आइए इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसको देख लेते हैं। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि लास्ट का रीजन, मतलब बिल्कुल अंत का रीजन जो है, क्योंकि ये 928 अमाइनो एसिड्स का है, इसमें जो इन्वॉल्व हो रहा है ये एकदम अंतिम का रीजन है 521 टू 928 अमाइनो एसिड। यहाँ पे देखिए 324 से 517 अमाइनो एसिड का रीजन जो है वो इन्वॉल्व है। लगभग हम इसको कह सकते हैं कि ये सेंट्रल डोमेन है, बिल्कुल बीच का एरिया है, सेंट्रल डोमेन है। काम क्या कर रहा है, 3 प्राइम एंड से, अगर मान लीजिए ये स्ट्रैंड है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीजन अगर है, तो ये क्या करेगा, यहां से एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ, डीएनए को डिग्रेड करना शुरू कर देगा। अब प्रश्न आता है कि डिग्रेड किस रीजन से करेगा। अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिया हुआ है तो मतलब क्या हो गया, इधर इस रीजन से डिग्रेड करते 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 आगे बढ़ने लगेगा। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये इसका मतलब ये हो गया। ठीक, अब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम जब भी पॉलीमरेज एक्टिविटी हो रही है। अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने इसमें बताया भी, अगर मैं इसको दोबारा बना लूं तो ये क्या है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी यहां से होती है। तो ये स्ट्रैंड क्या हो गया 5 प्राइम, यहाँ पे एंड कहाँ हो गया 3 प्राइम। अब ये जो एक्टिविटी है एक्चुअली, जो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ये किस लिए, ये किस काम आती है, अगर इसको सोचा जाए तो बेसिकली ये चेक करने के काम आती है कि कहीं डीएनए रिपेयर के बेसिकली काम आती है। यानी कि अगर कोई भी पीछे कोई भी स्ट्रैंड या कोई भी न्यूक्लियोटाइड अगर गलत जुड़ गया होगा तो ये क्या होगा, एंजाइम वापस आएगा, इसको यहां से काट करेगा, इसको यहां से रिमूव कर देगा और दोबारा सिंथेसाइज कर देगा। बात समझ में आई। तो रिपेयर के पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर कहीं पर भी गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो इस एक्टिविटी के जरिए एंजाइम वापस आता है और उसके बाद इस रीजन को कट करके दोबारा सिंथेसिस कर देता है। तो ये रिपेयर के लिए यूज हो गई, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देख लेते हैं डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज फ्रॉम द 3 प्राइम OH एंड। ये 3 प्राइम OH एंड है या ये 3 प्राइम OH एंड है, इससे डिग्रेडेशन कर देगा, इस तरीके से डिग्रेड करता हुआ वहां तक जाएगा जहां पे प्रॉब्लम हुई होगी, यहाँ पे गड़बड़ हुआ होगा, और उसके बाद इसको रिमूव करने के बाद नया स्ट्रैंड जोड़ देगा या नया स्ट्रैंड बना देगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। प्रोड्यूसेस रिसेस्ड 3 प्राइम एंड्स। अब जाहिर सी बात है अगर इसको यहां से अगर हम मिटा दें तो क्या होगा, ये रिसेस्ड हो गया ना, मतलब छोटा एंड हो गया, इसको इसका साइज कम हो गया, इसी को बोल रहे हैं रिसेस्ड 3 प्राइम एंड्स। तो इसके साथ हम लोगों ने ये कंप्लीट किया कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किसे कहते हैं। आइए अब बात करते हैं जो लास्ट एक्टिविटी है इसकी, वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। देखिए ये एक खास चीज है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या रिपेयर की जो एक्टिविटी है वो सब में पाई जाती है, बट ये जो एक्टिविटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी वो थोड़ी सी अनोखी है। तो अगर हम लोग इसको डिस्कस करें या देखें, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि अगर ये इस तरीके का कुछ स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम मतलब क्या हुआ, इस तरफ से तोड़ना शुरू करना, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम का मतलब क्या हुआ, इस तरफ से तोड़ना शुरू करना। यानी कि जिस दिशा में पॉलीमरेज एक्टिविटी थी उसी दिशा में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो कर रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो इस एक्टिविटी का यूजेज कहां पे है ये भी देख लेते हैं। जब प्राइमर रिमूवल करना होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी प्राइमर को रिमूव करना है तो ये एक्टिविटी यूज होती है, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यूज होती है, यानी कि प्राइमर के रिमूवल में ये और रिपेयर के पर्पस के लिए ये दोनों एक्टिविटीज इस डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास में है। ठीक, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल्स में चले जाते हैं कि
फर्स्ट से लेकर के 323 तक, यानी कि जो पहला शुरुआती जो रीजन था वो आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के लिए। ठीक है, बीच वाला जो रीजन था वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा था, और जो ये फर्स्ट 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी का रीजन था वो लास्ट वाला रीजन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात जरूर समझ में आ गई होगी। एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि डिग्रेडेशन ऑफ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द 5 प्राइम एंड, ये बात हम लोगों ने देख ही ली है कि 5 प्राइम एंड से डिग्रेडेशन करना है। एक और चीज, अब इन जब भी एंजाइम के पास ये तीनों एक्टिविटीज पाई जा रही हैं, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, अगर ये तीनों एक्टिविटीज पाई जा रही हैं तो एंजाइम को आप क्या कहेंगे, होलो एंजाइम बोलेंगे। यानी कि कंप्लीट एंजाइम है, उसके पास सभी की सभी एक्टिविटीज जितनी भी पॉसिबल थी वो पाई जा रही हैं। नेक्स्ट, अब ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास एक और एक्टिविटी है जिसको बोल रहे हैं आरएनएज एच एक्टिविटी। अब आरएनएज एच का मतलब क्या होता है, आरएनएज एच क्या काम करेगा, एच का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एच का मतलब हो गया हाइब्रिड। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि जब एक स्ट्रैंड डीएनए का होता है और एक स्ट्रैंड आरएनए का होता है। सपोज करिए ये ऊपर वाला स्ट्रैंड डीएनए था और ये नीचे वाला स्ट्रैंड आरएनए था, तो अब अगर आरएनएज एच प्रॉपर्टी है इस एंजाइम के पास तो ये क्या करेगा, सेलेक्टिवली रिमूव कर सकता है, यानी कि सेलेक्टिवली इस आरएनए के पोर्शन को ये रिमूव कर देगा, इसीलिए इसको आरएनएज बोल रहे हैं। और आरएनएज एच का क्या मतलब हो गया, हाइब्रिड। हाइब्रिड के अंदर से ये रिमूव कर देगा किसको, आरएनए को। ठीक, तो ये एक्टिविटी भी आपकी आरएनएज एच वाली एक्टिविटी भी पाई जा रही है डीएनए पॉलीमरेज 1 में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी, निक ट्रांसलेशन, आपने सुना भी होगा, हम बताएंगे भी जब निक ट्रांसलेशन आगे जैसे जैसे आरडीटी में बढ़ेंगे वैसे वैसे इसको डिस्कस भी करेंगे। निक ट्रांसलेशन, निक ट्रांसलेशन, इसमें होता क्या है, कई बार अगर मान लीजिए कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है आपके पास और उसमें यहाँ पे निक लगी हुई है, निक मतलब क्या है, एक छोटा सा गैप है, निक लगी हुई है, और आप चाहते हैं कि अब ये जो पुराना वाला ये जो ब्लैक वाला रीजन है इसको रिमूव करते जाएं और अपना नया स्ट्रैंड जो है इसमें ऐड करते जाएं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, अगर मान लीजिए आप अपने स्ट्रैंड को रेडियो एक्टिवली लेबल करना चाहते हैं तो अब जो डीएनटीपी लगाइए वो रेडियो एक्टिवली लेबल लगाते जाइए। तो अब होगा क्या, इसको किस तरीके से कर सकते हैं, यहां से 5 ये 3 प्राइम OH एंड होगा, अब इस 3 प्राइम OH एंड को पकड़ करके आपका ये जो है ये इस डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा और इसको क्या होगा, इसको इस तरीके से रिमूव करने लगेगा, इसको इस डायरेक्शन में इस तरीके से रिमूव करता चला जाएगा और इस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ने लगेगा, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और साथ साथ में इसको रिमूव करता जाएगा। किस तरीके से रिमूव कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी भी है इसके पास तो इस डायरेक्शन में बढ़ता भी जा रहा है, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है इसके पास, तो इसलिए इस वाले पुराने वाले स्ट्रैंड को रिमूव भी करता चला जा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निक ट्रांसलेशन की एबिलिटी। तो ये इसके पास है, यानी कि चिपिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड, चिपिंग मतलब इस ये पुराने वाले स्ट्रैंड को तोड़ते जाना, चिपिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एंड साइमल्टेनियसली सिंथेसाइजिंग डीएनए, साथ के साथ ही डीएनए की सिंथेसिस भी करवाता चला जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में। अब कई बार कई प्रोसेसेस में क्या होता है कि ये जो एक्टिविटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये बहुत यूजफुल नहीं होती है, और जो भी रिसर्च में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो कई बार इस एक्टिविटी की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और जो काम आप करना चाहते हैं उस काम को करने में ये बड़ी बाधा उत्पन्न करती है, यानी कि बहुत फेवर नहीं करती उस चीज को। तो साइंटिस्ट ने प्रयास किया कि इस पूरे होलो एंजाइम में से किसी तरीके से हम ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को अगर रिमूव करवा दें तो काम ज्यादा आसान हो जाए। तो किस तरीके से किया गया भाई, एक सबटिलिजन नाम का एक प्रोटीएज होता है, यानी कि प्रोटीन को तोड़ देने वाला एक एंजाइम होता है सबटिलिजन, याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन आ चुका है। सबटिलिजन क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज से जब सबटिलिजन को एक्ट करवाइएगा
तो क्या होगा, वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा। एक स्मॉलर फ्रैगमेंट बच जाएगा 35 केडीए का, और लार्जर फ्रैगमेंट हो जाएगा 68 केडीए, 68 केडीए और 35 केडीए। अब ये 35 केडीए है जो ये एन टर्मिनल रीजन का है, मतलब ये एन टर्मिनल पोर्शन का है, शुरुआती पोर्शन का है। और ये जो जो बड़ा वाला रीजन है 68 केडीए का, ये सी टर्मिनल पोर्शन से है, सी टर्मिनल से। अब ये क्या है, स्मॉलर के पास कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है और लार्जर के पास कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है। ये इसलिए है क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया ना कि हर एक रीजन, हर एक अमाइनो एसिड का एक रीजन एक पर्टिकुलर काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी एक साथ एक ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 3 प्रॉपर्टीज बताई और तीनों प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल सेगमेंट्स अलग अलग हैं। तो इसीलिए अगर एन टर्मिनल रीजन की बात करें, एन टर्मिनल रीजन की बात कर रहे हैं, तो ये स्मॉलर जो फ्रैगमेंट है उसमें क्या है, उसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा ये बहुत। स्मॉलर फ्रैगमेंट के अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है और यही हम नहीं चाहते, इसी को रिमूव करना चाहते हैं। तो देखिए रिमूव हो गई ना, स्मॉलर फ्रैगमेंट अलग हो गया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और लार्जर फ्रैगमेंट जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज। तीन एक्टिविटीज थी जो हमने देखी थी अभी, जिसमें से एक अलग हो गई स्मॉलर फ्रैगमेंट में, और लार्जर फ्रैगमेंट में 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज भी है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस भी है। ठीक, तो ये दोनों एक्टिविटीज बची हुई है, बाकी जो स्मॉलर फ्रैगमेंट में वो निकल गई, तो ये दोनों एक्टिविटीज की जरूरत पड़ती है। अब इसी लार्जर फ्रैगमेंट को याद रखिएगा, डीएनए पॉलीमरेज के लार्जर फ्रैगमेंट को जिसका साइज कितना है 68 केडीए, और जिसके पास एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, यानी कि रिपेयर कर सकता है और साथ ही साथ पॉलीमराइज भी कर सकता है। ये एक्टिविटी है, इसको नाम क्या देंगे, इस लार्जर फ्रैगमेंट को नाम देंगे क्लिनाउ फ्रैगमेंट। क्लिनाउ फ्रैगमेंट याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जा चुका है क्लिनाउ फ्रैगमेंट क्या होता है। अब जाहिर सी बात है, इस क्लिनाउ फ्रैगमेंट के अंदर कुछ कमी तो हो गई, क्यों, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बची नहीं। और याद यहां देखिए कि निक ट्रांसलेशन जो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस था, उसमें क्या था कि चिपिंग कर रहा था और साथ साथ में पॉलीमराइजेशन भी करता चला जा रहा था। तो ये इस चीज के लिए एक तो पॉलीमरेज एक्टिविटी की भी जरूरत थी और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की भी जरूरत थी। बट यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी तो चली गई, बची अब, तो इसी वजह से ये क्या होगा, निक ट्रांसलेशन अब नहीं कर पाएगा। क्लिनाउ फ्रैगमेंट क्या होगा, निक ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो कई चीजें हमने देख ली यहाँ पे, क्लिनाउ फ्रैगमेंट का साइज, क्लिनाउ फ्रैगमेंट की प्रॉपर्टीज, स्मॉलर फ्रैगमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किस काम आती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम किस काम आती है, और पॉलीमरेज एक्टिविटी की क्या खास बातें हैं, कौन कौन सा रीजन अमाइनो एसिड्स का क्या क्या काम करता है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने आज यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में देख ली। उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स पॉलीमरेज 1 के बारे में क्लियर रहे होंगे। अब धीमे धीमे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और एंजाइम्स के बारे में समझते चलेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डील करते रहेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पे हर संडेज को एग्जाम्स अपलोड होते हैं, टेस्ट अपलोड होते हैं, जिनको करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं नेट की और गेट बीटी या गेट एक्सेल की, तब पर भी आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।